तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है हम भारत की संस्कृति पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, भारत की अपनी ओरिजिनल साइंसेस की बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में। इसीलिए आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में, ऐसी विद्या के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने चाह रहे हैं जो हमारी भारत में ही ओरिजिनेट हुई है, पर हम इंडियंस ही उसे भूलते जा रहे हैं। तो हमें लगा कि इस मुद्दे पे बात होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा की, आयुर्वेदिक इलाज की, और कैसे वो काम करता है, कितना फास्ट वो काम करता है। जितने भी हमारे मिथ्स हैं आयुर्वेदा को लेकर वो टूटने वाले, क्योंकि आज हमारे साथ है दो बेहतरीन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, डॉक्टर परीक्षित चौहान एंड डॉक्टर सुनेत्री सिंह जी। और ये सर जो हैं वो पिछली 5 पीढ़ी से इनकी फैमिली आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। और मैम के पास बड़ी सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड उपाधियां हैं जो मेरे को तो याद नहीं रही। तो मैम प्लीज़ हम लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। मैं हूँ वैद्य सुनेत्री सिंह और मेरे साथ हैं मेरे पति डॉक्टर परीक्षित सिंह चौहान। तो बेसिकली हम लोग एक नोएडा में एक सेंटर चलाते हैं जो कि एक NABH आयुर्वेदिक सेंटर है, NABH अप्रूव्ड सेंटर है, विच इज़ द फर्स्ट सेंटर इन नोएडा। हमारा सेंटर भारत सरकार द्वारा CGHS मान्यता प्राप्त है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एम्प्लॉयज़, जो हेल्थ के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए हमारा सेंटर निःशुल्क सेवाएं देता है। प्लस अभी एक गुड न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी को भी हम लोग ये सेवाएं फ्री सर्व कर सकते हैं। हमारे पास 7 पैरा मिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं ना, पैरा फोर्सेस CAPF के जो अंडर आती हैं, उनको भी हम निःशुल्क सेवाएं दे सकते हैं, DERC। और अगर सबकी शुभकामनाएं रहीं और आयुर्वेद का आशीर्वाद रहा, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा, तो आयुर्वेद की सेवा जैसे 5 पीढ़ियों से करते आए हैं आगे भी करते ही रहेंगे। मैम सिंस गवर्नमेंट ये अप्रूव कर रही है आयुर्वेदा, वो भी आर्म्ड फोर्सेस को, जिनकी इंजरीज भी, जिनकी प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा सिवियर होती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, हम सबको तो आयुर्वेदा को लेकर ये मिथ्स था कि आयुर्वेदा बहुत स्लो है, जब तक वो रिजल्ट देगी तब तक तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। और एलोपैथिक पे लोग ट्रस्ट भी या यूज़ भी ज़्यादा इसलिए करते हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ देती है। तो आप ये मिथ ज़रा क्लियर करो, क्या आयुर्वेदा सच में स्लो है? एक्चुअली आयुर्वेदा तो इतना फास्ट है कि वो आपके बीमार होने से पहले की बात कर देता है। आपको बीमार तो बाद में हुए ना, तो आयुर्वेद का तो पहला जो प्रयोजन है वही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। सेकंड लाइन में वो कहते हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कि पहले तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। तो जो इतना पहले सोच रहा है वो तो स्लो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, आज WHO तक ने इंडियन ट्रेडिशन मेडिसिन को इतना आगे माना है कि उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया है। गुजरात में एक सेंटर है, दैट इज़ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ये पूरे वर्ल्ड में, मतलब भारत के लिए तो एक प्राउड की बात है ही कि WHO ने ऐसा सेंटर इंडिया में शुरू किया है। एक्चुअली अब से पहले, अब मतलब जो ये गवर्नमेंट है इससे पहले से, मतलब एक्चुअली जो इस टाइम की गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इंडियन कल्चर को, इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रही है। तो इससे पहले पूरे वर्ल्ड में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है, मतलब आजकल की जो पैथीज हैं, बेसिकली आजकल का जो वर्ड है वो एलोपैथी को मानता है, दैट इज अ मेन स्ट्रीम, और बाकी जितनी पैथीज को उनको लगते हैं वो एक साइड लाइन, ऑल्टरनेटिव एक नाम है। तो इससे पहले सिर्फ वो चाइनीज मेडिसिन को मानते थे कि हाँ ये एक मेन मतलब पैथी के अलावा समथिंग कुछ अलग है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई, आपने देखा होगा, अब जब हम जून में योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, वो गवर्नमेंट की डिटर्मिनेशन थी कि उन्होंने योगा को इतना अच्छा प्रमोट किया कि अब वर्ल्ड योगा डे बनाने लग गए हैं। तो इन द सेम वे कि जब थोड़ा, क्योंकि इसको आगे लाने में हम अपने इंडिया में तो कर सकते हैं कि आयुर्वेद है, लेकिन उसको वर्ल्ड में ग्लोबली ले जाने के लिए जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत मैं कहूँगा कितने सालों से, मतलब हम स्ट्रगल कर रहे थे इसके लिए बहुत। तो अब WHO ने भी हाँ एक ऐसी मान्यता दी है कि उन्होंने एक, हमारे गुजरात में जामनगर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ITR एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा PG इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर अपना ये ग्लोबल सेंटर स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन हो गया है, और वो अब कुछ ही टाइम में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक भी बहुत बड़ी कंप्लेंट कह लो या दिक्कत कह लो लोगों की ये भी रहती है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जैसे दवाइयाँ होती हैं, वो भी काफ़ी मुश्किल रहती है कंज्यूम करने में, क्योंकि मेहनत बहुत है, आपको कुछ बनाना है, कभी कभार आपको उबालना भी होता है। तो इस सब के झंझट में लोग रहना नहीं चाहते कि ये चाहते कि भाई दवाई खाओ और हो जाए ठीक। तो ये वाला भी एक इशू है कि मेहनत बहुत है आयुर्वेदिक दवाइयों में। लाइक यू कैन से ना कि देखिए जितनी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं
उनके अंदर कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, फर्स्ट थिंग। तो जैसे हम खाना खाते हैं, अब आप कहोगे खाने में भी तो हमें मेहनत लग रही है, तो वो उसका कुछ पार्ट अब खाने में इतना देर लगाने, तो उसका कुछ पार्ट हम आयुर्वेद में लगा सकते हैं। दूसरा, अब जैसे जैसे थोड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो मेडिसिन के अब एक्सट्रैक्ट निकलना शुरू हो गया है कि पहले हम जैसे 3 ग्राम हमें चूर्ण खाना है, तो अब 3 ग्राम की आप टैबलेट बनाओगे तो वो लगभग 6 हो जाएंगी, और ऐसी नंबर ऑफ मेडिसिन खाओगे तो लगभग ऐसी 15-20 टैबलेट हो जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन सही था कि लोग इतने देख के वैसे ही घबरा जाएंगे। तो अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो हम उनके एक्सट्रैक्ट निकालने शुरू कर दिए हैं, जिससे टैबलेट का साइज भी छोटा होने लग गया है। तो ये वही कि जब गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि आपको एक आयरनी बताता हूँ मैं, अभी तक क्या होता था, जो एम्स है दिल्ली का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, उसका सालाना बजट, ईयरली बजट जितना है, पूरे भारत के आयुर्वेद का बजट उतना है। अच्छा, आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब उसको पुश करना शुरू किया है। तो अगर ये सब कुछ ऐसा चलता रहा तो ये वाली प्रॉब्लम भी होपफुली बहुत जल्दी हम निकल आएंगे उस चीज़ से। और पैलेटेबिलिटी की बात एक ये भी है ना कि आप जब बीमार हो जाओगे, आईसीयू में पहुंच जाओगे, तब क्या आपको इंजेक्शन लगाने में मज़ा आएगा? एलोपैथी गोली आप खा रहे हो, उसका मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में क्या क्या इफेक्ट, या फिर कोई भी, हर चीज़ की अपनी ड्रॉबैक्स है ना। और टेस्ट की बात ऐसी है, आप शहद डाल के खा लीजिए, काढ़े की तरह खा लीजिए, एंड देयर आर मेनी वेज। करने का मन होना चाहिए एक्चुअली। आयुर्वेद एक रोज़ का है, आयुर्वेद अलग नहीं है। आप मेरे से अभी आप दाल खा के आए होगे तो उसमें छौंका काय का लगा, जीरे का, तो अरहर की दाल में हींग जीरे का डालते हैं ताकि उसका जो बादी वाला वो है वो ख़त्म हो जाए। तो हम तो रोज़, आपके पास तो आप मुझसे ज़्यादा आयुर्वेद उतना ही यूज़ कर रहे हो जितना मैं यूज़। सही बात है। अच्छा मैम, अक्सर क्या होता है जैसे मेडिसिन होती हैं एलोपैथी को लोग खाते हैं तो वो अक्सर कभी कभार किसी को सूट नहीं करती है, साइड इफेक्ट कर जाता है। आयुर्वेद में ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ साइड इफेक्ट किसी को कर दे सकती हैं? देखिए, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड साइड इफ़ेक्ट, है ना। अब मैं बात कर रही हूँ, ये आपको सुनाई दे रही है, साइड इफ़ेक्ट तो है ही। तो मेन बात है एडवर्स इफेक्ट होता है कि नहीं होता, खराब असर होता है कि नहीं होता। अलग पैथी के बारे में मैं कोई भी धारणा बोलने से पहले ये बोलूँगी, आयुर्वेद 5000 वर्ष पूर्ण एक पैथी है। आप सोचो ना, त्रिफला आज तक पुराना हुआ है क्या? जो आज के सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनकी कितनी दवाइयाँ रोज़ बैन होती हैं। अभी मेफ्टाल फोर्ट की बात हुई है, त्रिफला बैन हुआ सर क्या? अश्वगंधा बैन हुआ है क्या? तो जिसने अपना अस्तित्व इतने सालों से बचा रखा है। दूसरी बात, अब वही बात एडवर्स इफेक्ट की, भैया झोला छाप तो हर विधा में बैठे हुए हैं। आपको समझना है कि कौन से वैद्य के पास जाना है, आपको समझना है कि मेरा डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं है, और पढ़ा लिखा है तो क्या दे रहा है। जैसे और सिस्टम्स में होता है, एक डोजेज होती है ना, अपनी मर्जी से नहीं लेनी भाई दवा, देयर इज़ अ सिस्टम। रेजुविनेशन की बात अलग है। तो जब आप ढंग से प्योरीफाइड अच्छी कंपनी की अच्छे वैद्य से दवा लेंगे तो डेफिनेटली उपशय आएगा। और एडवर्स इफेक्ट यूजुअली अपनी गलती के बिना नहीं होते। अब जब प्रेस्क्राइब डोज कम है, आप ज़्यादा लोगे तो हो गई होगा, अदरवाइज ऐसे एज सच होते ही नहीं है। ये जन साधारण जानता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। और मैम अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो ये बुक में मतलब कहाँ पे मेंशन्ड है कि एक प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन्ड है कि एक प्रॉब्लम या बीमारी स्टार्ट ही कैसे होती है? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, एक्चुअली जितना भी हमारा, हम जहाँ पर भी आयुर्वेद में मेडिसिन की बात करेंगे या हम बोल लें कि हमारा बेस क्या है, दैट इज चरक संहिता। वो आचार्य चरक ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी। और मजे की बात यह है कि जैसी चीज़ें उन्होंने तब लिखी थी वो आज तक फॉलो होती हैं। उसमें ये नहीं कि कोई भी आया उसने अपना कुछ कर दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद में बहुत सारे, जैसे आजकल भी डॉक्टर्स हैं, जो एक हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब जिसमें हम पीजी करते हैं, संहिता, तो वो ये तो ट्राई कर सकते हैं कि उस समय चरक ने क्या कहा था उसे हम आज के साइंस में कैसे कोरिलेट कर लें। लेकिन किसी भी आज ने चरक संहिता को चेंज नहीं किया है। तो ये वाली जितनी भी हम चीज़ें हैं, ये हमारी सब चरक संहिता में है। ओरिजिन की बात कहें तो ओरिजिन किसी भी बीमारी का मुख्यतः हम बोले 2 टाइप का हो सकता है। वन इज फिजिकल एंड सेकेंड इज मेंटल। ओके, मानसिक जिसे हम कह सकते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ की बोला जाता है ना, अति सर्वत्र विरजेत, मतलब जहाँ भी किसी चीज़ की अति होगी वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी। तो सेम उसके अलावा आयुर्वेदिक क्या कहता है? आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं।
वो बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि उसका एक बहुत लंबा टॉपिक है, हमें तो पढ़ने में 8-10 साल लगते हैं, तो वो बहुत छोटी सी चीज होगी। वात पित्त कफ होते हैं, सबने सुना होगा, वायु का प्रकोप हो गया, हम सब गांव से आते हैं तो बाय हो गई, बाय हो गई, पुरवाई चली तो बाय, या पित्त बन रहा है या कफ बन रहा है। तो जब पित्त की भी थैली फट गई ये ज्यादा सुना है गांव के लोगों से। तो गॉल ब्लैडर होता है। लेकिन वो आपने का सही स्थान बोला है, है, correct। आयुर्वेद में ये बोला गया है कि जो पित्त का स्थान है दैट इज गॉल ब्लैडर, जो उसके अंदर पित्त होता है गॉल ब्लैडर के अंदर दैट इज बाइल, वो उसका एक पार्ट है जो हमारे आयुर्वेद में पित्त होते हैं, क्योंकि पित्त के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। तो जब भी इन तीनों का जो इक्विलिब्रियम होता है कि उनकी एक बॉडी में हमारी वात पित्त कफ की एक स्थिति है, अगर जब भी वो गड़बड़ होगी किसी भी कारण से, कि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल कर लिया तो वात गड़बड़ हो गया तो आपको पेन शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कोई भी ऑयली स्पाइसी खाया तो उस वजह से आपका जो पाचक पित्त होता है वो गड़बड़ हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा किसी दिन हैवी खा लिया, ठीक है ना, आपने पराठे खाए, वो दिन भर खाते जा रहे हो, सर्दियों का मौसम है, आप खा के लेट गए तो आपका कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ेगा तो आपको लिथर्जी हो जाओगे। सर्टन ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब बेसिकली देयर आर सम रीजंस। आयुर्वेद में चिकित्सा भी बोली निदान परिवर्जनम, कि रीजन छोड़ दो, जो बीमारी का कारण है रीजन। अब रीजन जैसे, अब आपको मैं मजेदार बात बताऊं, आयुर्वेद में चिकित्सा 3 तरह से होती है मुख्यतः, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावचय। अब अगर देव व्यापाश्रय है, क्योंकि अब लोग कहेंगे देवों से कैसे हो जाएगी भाई, आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि देवों के रुष्ट होने से आपके अंदर बीमारियां आती हैं। अच्छा। तो जब हम बीमारियां उससे आई तो चिकित्सा भी 3 प्रकार की हो गई, देव व्यापाश्रय, युक्ति। युक्ति यानी मैंने और आपने युक्ति लगाई, रोज पिज्जा खाया, रोज बर्गर खाया, तो युक्ति हमने कोशिश की ना बीमार होने की, समय पे नहीं सोए, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो नहीं की, ठीक है, हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब क्या होता है आयुर्वेद में कैसे कहते हैं, आहार विहार औषध, बहुत सारी चीज़ों के लिए 3, 5, 7 ऐसे हैं। तो आहार सबसे इम्पॉर्टेंट, विहार में आचार और व्यवहार भी आता है। अभी मैंने आपको उल्टा सीधा बोला तो आपको क्या लगता है, मेरा कोई दोष नहीं गड़बड़ होगा, मेरा मानस दोष जो रज और तम है, सत्व तो एक गुण है, सत्व दोष नहीं है, तो रज और तम गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, दिमाग में एंग्जाइटी होगी, वायु बिगड़ेगी, पित्त बिगड़ेगा, स्टेबिलिटी गड़बड़ होगी, यानी कफ बिगड़ेगा। तो क्या उससे गड़बड़ी नहीं हुई, और जब मैं ध्यान में बैठी हूँ, पूजा कर रही हूँ, ईश्वर का ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो क्या उससे आपकी जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होंगी। तो आयुर्वेद इतना मज़ेदार है। आप जैसे दुर्गा सप्तशती ले लो, उसका कवच अगर आप सुनेंगे तो माँ के कवच में ना रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 6 जो रस होते हैं, षड रस, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, इन सब की रक्षा के लिए लिखा हुआ है। तो आयुर्वेद तो इटर्नल है जी। आयुर्वेद यहाँ वेदांतों से लेकर, वेदों से लेकर और आज तक चला आ रहा है, और ये बढ़ेगा ही कम। और हम हैं नहीं जो उसको बहुत दिशा दिखा सकते हैं, बट आयुर्वेद के उसमें एक छोटा सा दिया जला सकते हैं, वो हम रोज़ प्रयास करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन